हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। जब सोसाइटी में होता है ना, लड़के और लड़की की तरह जब हम एज अ गर्ल एज अ बॉय ग्रो करते हैं, तो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या उनकी एक मेंटालिटी होती है कि हाँ, इनमें ये बिहेवियर्स होने चाहिए, ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वन आइडेंटिटी। जैसे हम एज अ गर्ल या एज अ बॉय ग्रो कर रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी ना, हमें पहचान रहा है कोई, तो एज अ बॉय या एज अ गर्ल ही तो पहचान रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आइडेंटिटी का। So the society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do। तो वैसे सोसाइटी में हम जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, हमें लोग सिखाते हैं कि कैसा बिहेवियर जो है लड़कियों के लिए एक्सेप्टेबल है या लड़कों के लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो लड़के और लड़कियाँ कर सकती हैं, फिर क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स या बॉय नहीं कर सकते हैं। सो वी often grow up thinking that these things are exactly the same everyone। तो हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारी ये एक थिंकिंग रहती है कि हर जगह यही सेम चीज़ होगी। ठीक है, कि हर जगह ऐसा ही होगा कि अगर लड़का ग्रो कर रहा है तो जो क्वालिटीज़ हमने सीखी हैं वही क्वालिटीज़ उस लड़के में होंगी, या फिर लड़की एज अ ग्रो कहीं भी कर रही है तो जो क्वालिटीज़ हमने सीखी है वही क्वालिटीज़ उस लड़की में होंगी। तो मतलब यही एक थिंकिंग रहती है कि जो क्वालिटीज़ होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम ही होगी। तो फिर लेकिन क्या सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि लड़के और लड़की को एक ही तरीके से देखा जाता है? क्या हर सोसाइटी में होता है ऐसा? ऐसा मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कहीं बड़ी जगह पे या लार्जर सिटीज़ में देखे जाएं तो वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स एकदम इक्वल रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यही करेक्टर हो, या फिर अगर आप पिछले इलाकों में चले जाएँ गाँव की तरफ तो वहाँ लड़कियों को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ये सेम मतलब एक ही तरीके से नहीं देखती है सोसाइटी लड़के और लड़कियों को। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दी है कि सामोआ एक क्या है, एक पार्ट है 1920s में। यहाँ पे ग्रो करना एज अ बॉय और एज अ गर्ल, यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज़ थी और कैसे जो लोग बच्चे यहाँ पे रहते थे ये पढ़ेंगे। तो द Samoan Island are part of large group of small island in the southern part of Pacific Ocean। तो जो पैसिफिक ओशन है ना, उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो उन ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड क्या है, सामोअन आइलैंड भी है, जो कि पैसिफिक ओशन में के सदर्न पार्ट में जितने भी आइलैंड प्रेजेंट है उस आइलैंड का एक पार्ट है सामोअन आइलैंड। तो इन 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोअन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो 1920s की बात बताई गई है। ठीक है, तो 1920s में रिसर्च किए गए तो उस रिपोर्ट से पता चला कि जो सामोअन में सोसाइटी थी वहाँ पे जो बच्चे रहते थे वो स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, मतलब स्कूल वो नहीं जाते थे। They learn many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults। तो वो स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि क्या उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि क्या है, अपने छोटे भाई बहनों के ध्यान कैसे रखना है या फिर घर का काम कैसे करना है। उनसे जो बड़े बच्चे होते थे ना या फिर अडल्ट होते थे वो उनसे ये सारी चीज़ें सीखते थे। छोटे बच्चे वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो थी फ़िशिंग। वहाँ पे फ़िशिंग बहुत ही ज़्यादा होता था सामोअन आइलैंड में। तो यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन। तो जो यंग बच्चे होते थे ना वहाँ वो ज़्यादातर फिशिंग के लिए जाते थे, और ये फिशिंग की सारी चीज़ें उन्होंने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ चाइल्डहुड में ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी। तो देखिए ना, एज सून एज बेबी कुड वॉक देयर मदर्स और एडल्ट नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम। तो जैसे वहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने चलना स्टार्ट कर दिया ना, तो जब वो चलना स्टार्ट कर देता था उसके बाद उसकी मम्मी हो गई या फिर उसके घर के जो बड़े भाई बहन थे वो उसका ध्यान नहीं देते थे, फिर वो खुद ही अपना वहाँ पे रहता था। जैसे अगर एक बच्चा चलना शुरू कर दे रहा है तो फिर उनके मदर या फिर एडल्ट वहाँ पे उन पे ध्यान नहीं देते थे। तो जो उनके बड़े भाई होते थे, बड़े भाई या बहन है जो कि 5 साल या 5 साल से थोड़े बड़े हैं, वो उन छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे। ठीक है, अगर एक बार बच्चे ने चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर उनकी मम्मी या एडल्ट ध्यान नहीं रखते थे। जो उनके बड़े या भाई या बहन है उस छोटे बच्चे के, जो 5 साल या 5 साल से थोड़े छोटे भी हैं, ठीक है,
5 साल या 5 साल से बड़े हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों का वहाँ पे ध्यान रखते थे। तो दोनों लड़के हो या लड़की हो, अपने भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती थी वहाँ पे। बट बाय द टाइम a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor job like fishing and planting coconuts. तो जैसे एक लड़का क्या है, अगर जो लड़का है वहाँ रह रहा है वो 9 साल का हो जाता था ना, उसके बाद वो बाकी और जो ओल्डर बॉयज़ थे उन्हें ज्वाइन कर लेता था और बाहर के कामकाज करना स्टार्ट कर देता था जैसे ही वो 9 साल का होता था। जैसे कि फ़िशिंग हो गया, प्लांटिंग कोकोनट हो गया, ये सारे काम वो करना स्टार्ट कर देता था। So girl had to continue looking after small children or do errands for adult till they were teenager. तो जो गर्ल्स थी वो जब अगर वो 9 साल की भी हो जाती थी ना, तब भी उन्हें क्या, जो छोटे बच्चे थे घर के, उनका ही देखभाल करनी पड़ती थी जब तक वो टीनेजर नहीं बन जाती थी। और एक बार जब वो टीनेजर बन गई गर्ल्स, तो उनको फ्रीडम मिल जाती थी। मतलब जैसे कि जब तक वो 14 साल की थी, तो 14 साल तक तो घर पे ही काम करती थी, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। लेकिन जब लड़की है वो 14 ईयर से बड़ी हो जाती थी, तो लड़कियां क्या है, वो भी फिशिंग के लिए जाती थी और प्लांटेशन का काम सीखती थी और बास्केट्स को वेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो सीखती थी। और जो कुकिंग किया जाता था वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में कुकिंग होती थी, और जहाँ पे ना लड़के ही ज़्यादातर काम करते थे कुकिंग का, और लड़कियाँ क्या है, कुकिंग का काम करने में उनकी थोड़ा हाथ बटा देती थी। लड़के वहाँ पे ज़्यादातर कुकिंग का काम करते थे, लड़कियाँ उनका हाथ बटाती थी कुकिंग करने में। तो ये तो हमने लाइफ पढ़ी कि सामोआ में जब लड़का और लड़की कैसे ग्रो कर रहे हैं, वहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं वो, और छोटे भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं। बच्चा 9 साल का हो रहा है तो फिशिंग सीखने चले जा रहा है, लड़की 14 साल की हो रही तो फिर बाद में उसे भी फ्रीडम मिल जा रही है, वो फिशिंग करने चले जा रही है, और जब तक 14 साल की नहीं है तब तक अपने घर पे छोटे भाई बहन जो है उनका ध्यान रख रही है। और जैसी अगर बच्चा चलने लग जा रहा है तो फिर उनके मदर जो है उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके जो बड़े भाई बहन है घर पे वो उन पर ध्यान दे रहा है। तो सामोआ आइलैंड में 1920s में ऐसे वहाँ पे बच्चे ग्रो करते थे। तो फिर ग्रोइंग अप मेल इन एमपी इन 1960, मध्य प्रदेश की बात बताइए 1960s के टाइम पे, जो मेल के बारे में बताया वहाँ पे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में बताया है कि मध्य प्रदेश में क्या होता था ना, 6th क्लास के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल में जाते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, और जो लड़कियों का स्कूल था वो लड़कों के स्कूल से एकदम अलग था। ये 1960s की बात है, उस टाइम पे ऐसा होता था। एमपी में 6th क्लास के बाद लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल होता था। लड़कियों का स्कूल एकदम अलग था लड़कों के स्कूल से। लड़कियों के स्कूल में क्या था, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था, एक मतलब स्कूल है, उसके बीच में ये चारों तरफ स्कूल है, उसके बीच में क्या है, खुला मैदान था। वहाँ पे क्या है, लड़कियाँ वहाँ पे अपना गेम्स खेलती थी, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है, उनसे भी सेफ्टी रहती थी पूरी गर्ल्स की, किसी को ऐसे ही अंदर नहीं आने दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जो लड़के थे उनके स्कूल में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं था, और सिर्फ एक प्लेग्राउंड था जो कि स्कूल के बाहर का एक मतलब स्कूल है उससे, ये जैसे ये स्कूल है, स्कूल से एक बड़ा प्लेग्राउंड अटैच था, यहाँ पे लड़के जो है खेला करते थे। लेकिन लड़कियों में क्या था, लड़कियों के स्कूल में स्कूल के बीचों बीच एक कोर्टयार्ड था जो कि बाहर सारी चीज़ों से अलग था एकदम, ठीक है। तो एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल वर क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो जैसे ही शाम होती थी, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो बहुत लड़के देखते थे कि जो उनके स्कूल के बाहर गलियाँ हैं, पतली गलियाँ, वहाँ से 100 ऑफ गर्ल्स जो एक झुंड बना के क्या अपने घर को जा रही हैं। और जो वो लड़के अपने स्ट्रीट में चल रही हैं, तो वो बहुत ही पर्पसफुल भी दिखती थी। लेकिन लड़कों में ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे, खेलते थे, ठीक है, अपनी साइकिल वाइकिल चलाते थे। लड़कियां क्या थी, जैसे स्कूल ख़त्म होता था, एक गली थी, वहाँ पे झुंड में, वो अकेले नहीं जाती थी, झुंड में सीधे अपने घरों में जाती थी। स्कूल ख़त्म हुआ, वहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे। लेकिन लड़के हैं, जब स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद क्या करते थे, थोड़ा इधर उधर टहल लिया, गेम खेल लिया या बाईसाइकिल चला ली, उसके बाद घर जाते थे। तो फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गो गेट स्ट्रेट होम। तो लड़कियां सीधे स्कूल से सीधे स्ट्रीट के तरफ सीधे घर ही जाती थी अपनी। और जो लड़कियां थी वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें छेड़छानी ना हो जाए या फिर कोई उन पर अटैक ना कर दे, इसलिए लड़कियां हमेशा ग्रुप में ही घर जाया करती थी और स्कूल से सीधे घर जाती थी।
So after reading the two example above, we realize that there are many different ways of growing up. तो आपने जैसे कि 2 एग्जाम्पल पढ़े ऊपर, जिससे कि हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं जैसे कि जिससे हम ग्रो कर रहे हैं. सो ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. और हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है जैसे कि बच्चा बचपन से लेके बड़े तक ग्रो रहा है. हमें लगता है सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं. अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके होते हैं. अलग अलग तरीके से क्या है, स्टूडेंट या बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं. लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से देखें, जिन एक्सपीरियंस से हम फैमिलियर हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बच्चे ग्रो करते हैं. या अगर लेकिन ना हम अपने मतलब जो हमारे फैमिली में एल्डर है, बड़े भाई बहन है, अगर हम उनसे पूछें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि हमारा चाइल्डहुड उनसे बहुत ही अलग था या उनका चाइल्डहुड हमसे बहुत ही अलग था. तो हम ये नहीं बोल सकते ना हर कोई एक ही तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि घर पे ही देखिए उनका चाइल्डहुड अलग है, हमारा अलग है. लेकिन हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम उससे फैमिलियर हैं. सो वी ऑल्सो रियलाइज द सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. हमने ये भी रियलाइज़ करा और देखा भी है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर भी होता है, डिस्टिंक्शन भी होता है. और बहुत ही छोटी एज से क्या है ये डिस्टिंक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, लड़के और लड़कियों को क्या अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए. सब बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्ड्स टू प्ले विद अ एंड गर्ल्स टॉय. तो देखिए बचपन से ये डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं क्या है कि लड़कों को कार दिए जाते हैं या अलग अलग बाइक या ये सारे टॉयज़ खेलने के लिए दिए जाते हैं बचपन में. लेकिन लड़कियों को क्या है, उनको डॉल दी जाती है खेलने के लिए. अब ऐसा तो नहीं है ना कि लड़कियां डॉल से ही खेल सकती हैं, वो कार से नहीं खेल सकती या फिर लड़के डॉल से नहीं खेल सकते. लेकिन पहले से ही ऐसा है कि यही चलते हुए आया है. तो लड़कियों को डॉल से खेलने को देते हैं और लड़कों को कार्स और उससे. तो वाई गर्ल्स दैन गिवन टॉयज़. तो लड़कियों को क्यों डॉल से रहे हैं और लड़कों को क्यों कार दे रहे हैं. सो टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन. तो जो ये टॉय या खिलौने दे रहे हैं ना, तो लाइक एक तरीका है बच्चों को बताने का कि तुम फ्यूचर में एक दूसरे से कैसे अलग होगे. जब तुम एज अ मैन या एज अ वुमेन ग्रो करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होगा. तो अगर हम इसके बारे में सोचें, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. तो अगर हम इस बारे में सोचें तो ये छोटा छोटा जो डिफरेंस है ना, वो आप डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि लड़कियों को कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, किस तरीके गेम लड़कों को खेलनी चाहिए, और लड़कियों को बोलता है कि लड़कियों को बहुत ही सॉफ्टली धीरे बोलना चाहिए और लड़कों को क्या है थोड़ा टफ बोलना चाहिए. तो ये बस ना ये सारे तरीके हैं कि बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारा ये रोल है अगर तुम मैन बन रहे हो या वुमेन बन रहे हो. तो लेटर लाइफ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे स्टडी या करियर जो हम चूज़ कर रहे हैं उसको अफेक्ट करता है. सो इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. तो आप सोसाइटी में भी देखिएगा औरतें या फिर आदमी, आप देखिएगा जो रोल या जो काम वो कर रहे हैं उनको क्या है इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती है, बराबर नहीं समझा जाता है. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. आदमी और औरतों का सोसाइटी में देखिएगा आप स्टेटस भी नहीं सेम होता है. तो ऐसे ही आप अलग अलग जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैन और वुमेन अलग अलग काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है जिसमें हमें ये बताया कि एक हाउसवाइफ है, जिसे बच्चे बोल रहे हैं कि ये हाउसवाइफ है, ये तो कुछ काम ही नहीं करती हैं. ठीक है, जबकि जो हाउसवाइफ है वो घर पे इतना काम करती हैं. तो मतलब बेसिकली लोगों को ये लगता है ना जिस चीज़ की हमें सैलरी मिल रही है वही काम है, जो काम हम घर पे कर रहे हैं वो कोई काम नहीं है क्योंकि हमें उसकी सैलरी नहीं मिल रही है. ऐसा लोगों को लगता है बट ऐसा है नहीं. तो वही एक स्टोरी के थ्रू समझाया है कि एक लड़की है, वो अपनी माँ से बोल रही है कि हमारा स्कूल क्या एक छोटी ट्रिप में जा रहा है और रोज़ी मैम को कुछ लोग चाहिए जो हमारे साथ ट्रिप में आए, तो क्या आप कल अपनी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हैं और हमारे साथ चल नहीं सकती. ये लड़की अपनी मम्मी से बोल रही है. फिर इसी लड़की की एक फ्रेंड है कोई हरमीत, ठीक है, वो बता रही है कि हरमीत की जो मम्मी है वो हमेशा एक्सकर्शन या ट्रिप्स में आती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं.
तो जो ये लड़की है इसकी मदर बोल रही है कि सोनाली हाउ कैन यू से दैट, तुम ये कैसे कह सकती हो कि हरमीत की मम्मी जो है वो काम नहीं करती हैं। हरमीत की मदर का नाम जसप्रीत है। तो वो बोल रही है कि अपनी लड़की से बोल रही है कि क्या तुम्हें पता है कि जो जसप्रीत आंटी हैं वो सुबह ही 5 बजे उठ जाती हैं और दिन भर अपने घर का काम करती हैं, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो जो ये लड़की है सोनाली वो बोलती है अपनी मम्मी से कि हाँ वो काम तो करती है बट वो कोई रियल काम नहीं है, वो तो सिर्फ एक घर का काम है। तो सोनाली की मदर बोलती है ओ दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, तो क्या ये तुम सोचती हो, तो चलो आज उनके ही घर चलते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। तो फिर क्या है सोनाली की मदर क्या है, सोनाली की मदर जसप्रीत के हस्बैंड से पूछते हैं जिनका नाम हर्षनर है। वो बोलती कि सोनाली को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है, वो काम नहीं करती है। तो उसी जसप्रीत का ही लड़का बोलता है कि सही तो बोल रही है आंटी, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और वो काम नहीं करती हैं। तो देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट दम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो वो जो औरत है सोनाली की मदर है वो जसप्रीत से बोल रही है कि जसप्रीत तुम ठीक है, फिर अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ काम ही नहीं करती हो तो फिर ठीक है तुम रिलैक्स करो और इन्हें ही जो है एक दिन सारी चीज़ें करने दो। इन्हें जब ऐसा लग रहा है तुम कुछ काम नहीं करती हो तो एक दिन तुम रिलैक्स करके देखो और इन्हें अपनी सारी चीज़ें मत करने, खुद करने दो। तो जसप्रीत वो बोलती ठीक है ये अच्छा आइडिया है, कल मैं हड़ताल पे चल दूँगी, मतलब मैं घर का कुछ भी काम कल नहीं करूँगी। तो जब अगला दिन आता है तो वो लड़का जो है वो बोलता है ये तो बहुत ही फ़न की बात है, हम कल सारी चीज़ें अपने पापा के साथ कर देख लेंगे। तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे क्या होता है, ओ गॉड लुक एट द टाइम वेयर्स माई ब्रेकफास्ट वाई द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी। तो जसप्रीत का जो हस्बैंड है हर्षनन वो जसप्रीत से बोलता है कि 7:30 मतलब इतना टाइम हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, बच्चे अभी तक क्यों नहीं तैयार है। तो जसप्रीत अपने हस्बैंड से बोलती है मुझे क्या पता, मैं तो स्ट्राइक में हूँ, मुझे कैसे पता, ठीक है। और जो मंगला है उनके घर पे काम वाली है उसने भी आज छुट्टी ले रखी है, तो मुझे कैसे पता कि ये सारी चीज़ें कौन करेगा, क्योंकि मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, तुम लोगों को तो लगता है मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ, ठीक है। तो फिर उसी टाइम क्या होता है वहाँ से बस का हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे तो तैयार ही नहीं हुए उस टाइम पे, ना ब्रेकफास्ट बना है। तो उसका पापा बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें कार पे ही ड्रॉप कर दूँगा। तो बोलता है जल्दी जल्दी, हरमीत से बोलता है जल्दी जल्दी जो है तुम तैयार हो जाओ। तो फिर बच्चे फिर ये बोलती है कि लंच बॉक्स का क्या, बच्चों को लंच बॉक्स भी तो चाहिए। तो वो मतलब जसप्रीत का हस्बैंड बोलता है मैं तो उसके बारे में एकदम भूल ही गया। तो इस औरत ये बोलती है जसप्रीत कि मैंने कुछ मनी दिए हैं और तो तुम आज कैंटीन से कुछ पैसे ख़रीद के खा लेना, ठीक है। उनकी मम्मी ने उनको कुछ पैसे दिए, आप वहाँ से ख़रीद के खा लेना। तो जब शाम को 6 बजते हैं ये घर आता है तो जसप्रीत से बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ टी बना के दे दो। फिर बोलता है अरे मैं तो भूल गया तुम तो आज स्ट्राइक पे हो, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो घर पे देखता है कि घर पे भी एकदम तहल फहल मच रखी है, सारे सामान इधर उधर फैले हैं, ठीक है। तो अब हरप्रीत, क्योंकि वो तो जसप्रीत क्या है वो तो स्ट्राइक पे, तो उसने भी घारी सारा चीज़ कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब वो किचन में खुद अपने लिए चाय बनाने जाता है तो उसे चाय पत्ती भी नहीं मिलती है कि वो पूछता है कि चाय पत्ती है क्या। फिर जो जसप्रीत है वो हंसती है और फिर सोचती है कि आई वंडर, अभी भी इन्हें ऐसा नहीं मतलब क्या अभी भी इन्हें ऐसा ही लगता होगा कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी, ठीक है। और मुझे इन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यार चाचा चाची जी डिनर के लिए आ रहे हैं तो ये सारे काम भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तो देखिए इस स्टोरी के थ्रू हमें यही पता चला कि एक लड़की है सोनाली, वो अपनी मम्मी से बोल रही है तुम हमारे साथ ट्रिप पे चलो, कल ऑफिस से छुट्टी ले लो। वो बोल रही है हरमीत जो है उनकी मम्मी वो तो हमारे साथ हमेशा ट्रिप पे आती क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है। तो सोनाली की मदर बोलती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है वो काम नहीं करती हैं क्योंकि वो हाउसवाइफ है, तो वो उनके ही घर पे ले जाती है उसको। तो जसप्रीत के घर वालों को भी ऐसा ही लगता है कि मेरे तो मम्मी कोई काम ही नहीं करती हैं। तो जो सोनाली की मदर है वो जसप्रीत से बोलती है कि तुम एक दिन स्ट्राइक पे चले जाओ, जब पूरा एक दिन इन्हें सारी चीज़ें इन्हें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी तभी इन्हें रियलाइज़ होगा कि तुम कितना काम करती हो,
ठीक है। इस स्टोरी के थ्रू हमें यही बताया है कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी एक काम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं है, बट लोगों को लगता है कि औरतें कुछ काम नहीं करती हैं, घर पे दिन भर बैठी रहती हैं, लेकिन वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अलग अलग ऑफिस में तो बैठ के एक ही तरीके का काम करना है, लेकिन घर पे तो अलग अलग तरीके का काम करना है सुबह से शाम तक। ठीक है, तो यही है, हाउस वर्क को वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पे उसके बारे में बताया, वैल्यूइंग हाउस वर्क। तो हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। तो हरमीत की फैमिली को ये नहीं लगता था कि जसप्रीत जो घर पे काम करती है वो एक रियल काम है। तो ये फीलिंग कोई यूनिक नहीं है उन फैमिली के लिए। आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस वर्क की, और जो वो लोगों की केयर रख रही हैं, सारे काम कर रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, या फिर कोई बीमार पड़ जाता हाउस वाइफ सबको देख रही हैं, ये सारे काम एक वुमेन घर पे करती हैं। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क, ये सारे काम उनमें आते हैं कि वो दूसरों की देखभाल कर रही हैं, घर के खाने पीने से लेके किसी की तबीयत ख़राब हो जा रही है घर पे, तो सारी चीज़ें वो हाउस वाइफ जो है वो देखती है। और फिर भी ऐसा देखा जाता है कि वुमेन तो घर पे कुछ काम ही नहीं की जाती करती हैं, और उनके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, उनके काम को देखा ही नहीं जाता है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरल, और ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो नेचुरल है वुमेन के लिए, ये तो वुमेन को करना ही चाहिए। तो इसलिए क्या है, इस वर्क का कोई काम पैसा भी नहीं मिलता है, और सोसाइटी क्या इस वर्क को डिसवैल्यू भी करती है। कोई जो वुमेन है हाउस होल्ड काम जो कर रहे हैं, हाउस का वर्क है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, उसको काम ही नहीं समझते हैं। और लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, अब डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है, काम वाले होते हैं ना जो किसी के घर पे काम करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी बताया है कि ऊपर की स्टोरी में जो हरमीत मदर है वो ही सिर्फ घर में अपने अकेले काम नहीं करती है। ठीक है, उसने अपने घर पे क्या है, उनके हाउस मेड है घर पे मंगला, वो भी उनको हेल्प करती है घर का काम करने में। तो आप अगर सिटीज़ में देखें, बहुत सारे घरों में, टाउन्स में, शहरों में, तो वो लोग क्या है, कुछ काम वाले मेड रखते हैं ना अपने काम करने के लिए, घर के काम। तो वो जो काम वाले होते हैं बहुत सारे काम करते हैं, झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और क्या, कुकिंग करना, और छोटे बच्चों को उनको देखना है। और जो ये मोस्टली डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वुमेन ही होती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटे लड़के और लड़कियां भी ये घर पे जाके काम करती हैं, और उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्क की कोई वैल्यू नहीं है ना इसकी, इसलिए उनको तनख्वाह भी कम देते हैं वो लोग। जबकि एक डोमेस्टिक वर्कर सुबह 5 बजे उठ जा रही मॉर्निंग में, और रात को लेट 12 बजे तक घर पर पहुँचती हैं, और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनके काम को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। तो ऐसे ही एक मिलानी है, एक जो डोमेस्टिक वर्कर है, उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि जब वो एक रिच फैमिली में काम करती थी तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था और उनके कामों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो वो दिल्ली पे काम कर रही है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3 स्टोरी हाउस। तो मेरी एक पहली जॉब थी, एक बहुत ही अमीर फैमिली थी, उनके घर पे वो काम कर रही थी, 3 स्टोरी हाउस में वो रह रहे थे। द मैम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जो मैम साहिब थी हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब सी थी, और वो अपना काम करने के लिए, कुछ भी काम करवाने के लिए चिल्लाती थी हम पे। तो मेरा किचन का काम था, और वहाँ उसी घर में 2 और अलग लड़कियाँ थी जो साफ़ सफाई का काम करती थी। अवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। तो 5 बजे से ही सुबह हमारा काम स्टार्ट हो जाता था, और ब्रेकफास्ट के लिए वो लोग हमें क्या, सिर्फ एक टी का कप, मतलब एक चाय दे दी और 2 सूखी रोटी दे, हमें ब्रेकफास्ट के लिए दे देते थे। मिनाली और जो 2 लड़कियां क्लीनिंग का काम कर रही हैं। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी। अगर कभी हमें भूख भी लग रही है तो हमें तीसरी रोटी के लिए कभी नहीं पूछा जाता था। ब्रेकफास्ट में हमें चाय और सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी। ये डोमेस्टिक एक वर्कर है जो किसी के घर पे एज अ मतलब मेड काम कर रही है, काम वाली होती है ना, जो अपनी कहानी बता रही है। सो इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो जब मैं शाम को खाना बनाती हूँ तो जो मेरे साथ और 2 लड़कियाँ मेरे से बोलती हैं कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रोटी बना दो, तो मैं सीक्रेटली क्या है उनके लिए रोटी बना देती हूँ एक्स्ट्रा, और एक अपने लिए भी बना देती हूँ। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। और हमें बहुत, दिन भर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें जो है भूख भी लग जाती है, पर वो लोग हमें सिर्फ लिमिटेड खाना ही देते हैं। और हमें क्या है, घर के अंदर वो लोग चप्पल भी नहीं पहनने देते हैं। तो विंटर में जब घर के अंदर चप्पल नहीं पहनने दे रहे, इतनी ठंडी फर्श है, तो हमारे पैर सूज जाते हैं एकदम। तो मुझे मैम साहब से डर लगता है, लेकिन मुझे मैम को देख के, उनको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ह्यूमिलेटेड, बेइज्जती भी फील होती है कि वो हमारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हैं।
हम तो दिन भर काम करते हैं, तो क्या हम अगर दिन भर काम कर रहे हैं तो हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए उन लोगों को? तो ये जो एक डोमेस्टिक वर्कर है वो अपनी कहानी बता रही है। सो इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। जिसको हम हाउस वर्क बोल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। ऐसा नहीं है खाना पीना बना दो बस हो गया। घर के कामों में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल, और बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जिसमें तो फिजिकल वर्क चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप रूरल और अर्बन एरियाज़ में ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, वुमेन या फिर गर्ल्स को पानी भरने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। और रूरल एरियाज़ में तो लड़कियाँ और जो औरतें होते हैं वो जंगल जाती हैं, वहाँ से लकड़ियाँ लेके आती हैं आग जलाने के लिए, और कपड़े धोती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, सफाई करती हैं, और इतने सारे जो लोड भारी चीज़ें उन्हें उठाती हैं, उन्हें लेके जाती हैं। और भी लाइक उन्हें कुकिंग करना पड़ता है। अगर खाना बना रहे हैं तो उन्हें स्टोव में इतने गर्म, वहाँ से हवा इतनी गर्म आ रहा है, खाना बना रही तो वहाँ पे स्टोव या चूल्हा जो भी चल रहा है वहाँ से गर्माहट तो आएगी, इतने देर उसके आगे बैठा रहना पड़ता है। तो जो वुमेन का वर्क है वो बहुत ही, सिर्फ फिज़िकली भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। जो कि सिर्फ हम बोलते हैं कि मैन ही फिज़िकली काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वुमेन भी फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। और दूसरा हाउस वर्क हम ये देखें या फिर हम जो वो केयर हमें दे रही हैं उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इनफैक्ट अगर आप ऐड करें ना हाउस वर्क और जो वुमेन घर के बाहर भी काम कर रही हैं, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो औरतें हैं, वो जो आदमी अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा औरतें जो हैं काम करती हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया है हरियाणा और तमिलनाडु का, कि वुमेन जो है अगर उन्हें अगर पेड तनख्वाह मिल रही है, इतने घंटे काम कर रही हैं, और अनपेड काम मिल रहा है तो 30 से 35 घंटे वुमेन अपने घर पे काम कर रही हैं। लेकिन देखिए मेंस को देखिए, उन्हें पेड जहाँ पे तनख्वाह मिल रही है वहाँ पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन अनपेड जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। लेकिन वुमेन तो जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे भी वो अपना इतना काम कर रही हैं। तो यहाँ पे वुमेन के वर्क और उनकी क्वालिटी के बारे में बताया है। So as we have seen, the low value attached to women housework and caregiving work is not an individual or family matter। हमने यहाँ पे देखा है कि वुमेन का जो काम है उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी आ जाती है मैन और वुमेन के बारे में बीच में। सो इट इज़ देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विथ थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए कि जो वुमेन काम कर रही है उनकी भी वैल्यू है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है इक्वलिटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का संविधान है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी हो हमारे सिटीज़न कंट्री का, वो क्या है, इक्वल है कंट्री में, वो मेल हो फीमेल हो, इक्वल है वो। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये भी बोलता है औरत या आदमी के वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। अगर वो औरत है या आदमी है तो इस वजह से भेदभाव हो रहा है, इस वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, मैन और वुमेन के बीच में, ठीक है, ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो गवर्नमेंट है उसने ये सारी चीज़ें समझी है, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रखे हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बर्डन बताया है कि ऐसी औरतें जो घर का तो काम कर ही रही हैं प्लस घर के साथ ही साथ बाहर का भी काम कर रही हैं अपना, उसे बोलते हैं डबल बर्डन। क्योंकि जो मेल है वो तो सिर्फ बाहर का काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम कर लिया, ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे। तो वुमेन तो अपने घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, उसे बोलते हैं डबल बर्डन। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें समझी हैं और स्टेप भी लिए हैं इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इट रिकग्नाइज द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। तो इसके वजह से मोस्टली क्या होता है, गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो खुद काम करने जा रही हैं। तो इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वन काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर दे कैन हैव। तो वुमेन घर के बाहर काम भी कर सकती हैं और कैसा जॉब या कैसा करियर उनका होगा। तो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स कुछ गाँव में खोल रखे हैं कंट्री के, जहाँ पे औरतें काम करती हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी लॉ पास कर रखा है, ठीक है,
कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय वहाँ पे हैं तो उन्हें क्रेच फैसिलिटी मिलेगी। क्रेच फैसिलिटी मतलब अगर 30 से ज़्यादा वुमेन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं तो उसके बगल में एक क्रेच फैसिलिटी होगी जहाँ पे उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी। एक आया वहाँ पे रखी जाएगी और उनके बच्चों की जो है देखभाल करी जाएगी। तो जो एक क्रेच फैसिलिटी है ये बहुत सी वुमेन को हेल्प करता है कि वो बाहर करके काम कर रख सके और ये पॉसिबल है कि घर जो है उस बच्चे जो है स्कूल अपने अटेंड कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।